इतिहास इन दोनों मोबाइल के ऊपर लगने वाले स्क्रीन गार्ड जैसा हो गया है। हर किसी को लगता है कि नया स्क्रीन गार्ड लगाते ही सब कुछ चमकदार हो जाएगा। इस समय दुनिया के कई मुल्कों में मेक इतिहास ग्रेट अगेन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी झलक यूएस से लेकर रूस तक आपको दिख ही रही है। इसका ताज़ा तरीन संस्करण बांग्लादेश में शुरू हुआ है, जहां आज़ादी के नायक और वहां के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को खत्म करने की कोशिश चल रही है। 5 फरवरी को दंगाइयों की भीड़ ने ढाका में धान मंडी रोड स्थित शेख मुजीब के घर को तोड़ दिया, फिर उसमें आग लगा दी। 15 अगस्त 1975 को इसी घर में शेख मुजीब और उनके परिवार का नरसंहार हुआ। तब उनकी बेटी शेख हसीना सत्ता में आई। जब उनकी बेटी शेख हसीना सत्ता में आई तब उन्होंने अपने पिता के घर को एक म्यूजियम में बदलवाया। शेख मुजीब के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और आवामी लीग के कई नेताओं के घरों में भी आगजनी हो रही है। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से शेख मुजीब को दरकिनार किया जा रहा है। शेख हसीना मुजीब की ही बेटी हैं। उनके विरोधी दोनों को फांसीवादी और तानाशाही का प्रतीक बता रहे हैं। इसी को आधार बनाकर उनकी पहचान को मिटाने का अभियान जारी है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? और क्या शेख मुजीब को बांग्लादेश के इतिहास से गायब किया भी जा सकता है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज बांग्लादेश की कहानी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और तब से वो हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश सरकार उनको प्रत्यर्पित करने की मांग कर रही है, एज इफ वो कोई अपराधी हो। कट टू 5 फरवरी 2024। इस रोज तख्ता पलट के 6 महीने पूरे हो रहे थे। इस मौके पर शेख हसीना ने आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग को ऑनलाइन संबोधित करने का ऐलान किया था। बांग्लादेश में उनके विरोधी इससे नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुस्सा जताया और यह गुस्सा धीरे धीरे बुलडोजर मार्च के आह्वान में बदल गया। वहां भी पहुंच गया बुलडोजर। इस कैंपेन को एंटी डिस्क्रिमिनेशन लीग एडीएल लीड कर रही थी। ये वही संगठन है जिसने शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट चलाया और उनका तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाई। इस गुट के कई लोग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में एडवाइजर के पद पर हैं। एडीएल के नेताओं ने शेख मुजीब से जुड़ी इमारतों को ध्वस्त करने के लिए लोगों को उकसाया भी। फिर 5 फरवरी की रात 8 बजे शेख मुजीब के घर बाहर लोग जमा होने लगे। पुलिस ने इससे पहले सिक्योरिटी बढ़ाई थी, आर्मी भी तैनात हुई, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि भीड़ हमारे ऊपर अटैक कर रही थी, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं पाए। जब पुलिस और फौज नहीं रोक पाई उन्हें, तो आगे तो मैदान खुला मिल गया। भीड़ ने पहले शेख मुजीब और शेख हसीना के खिलाफ नारेबाजी की, फिर उनके घरों में आग लगाई। उसके बाद भीड़ आवामी लीग से जुड़ी दूसरी इमारतों की तरफ बढ़ी। इस हिंसा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई ऐतिहासिक इमारतों को भारी नुकसान हुआ। ढाका के अलावा 20 से ज्यादा जिलों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। इस घटनाक्रम में 3 बड़ी चीजें देखने को मिली। पहली, बांग्लादेश में रूल ऑफ लॉ का दावा एक मिथ है। जब जब अंतरिम सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन या अल्पसंख्यकों पर हमले का इल्जाम लगता है, वो एक रटा रटाया जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ कानून का शासन है जी, और ये इंटरनल मैटर है, सब कानून के हिसाब से होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन 5 फरवरी की रात से जो कुछ हो रहा है उसमें कानून हमें तो नहीं दिख रहा। पीछे के दरवाजे से वो पहले ही निकल चुका था। दूसरी बात यह है कि अंतरिम सरकार से जुड़े लोगों ने शेख हसीना के संबोधन से पहले मीडिया को धमकी दी। कहा कि अगर उनका भाषण दिखाया गया तो बुरा अंजाम होगा। डेमोक्रेसी के मर्डर का इल्जाम शेख हसीना पे लगा, लेकिन उनकी जगह जो लोग आए हैं वो कितने डेमोक्रेटिक हैं उसकी एक बानगी आपने देख ली। तीसरा बिंदु, बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी की हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला जिसमें शेख मुजीब का इतिहास मिटाने के लिए उकसाया गया लोगों को। इस कैंपेन को हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नेता ही लीड कर रहे थे। उन्होंने आगजनी के वक्त ऐसे नारे लगाए जिससे भीड़ का गुस्सा भड़का और उन्होंने मूर्तियों और इमारतों को ढहा दिया। ये शेख मुजीब को बांग्लादेश का दुश्मन साबित करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। उनका ऐसा मानना है कि इमारतें खत्म कर देने से इतिहास मानो बदल जाएगा। खैर, हिंसा और आगजनी के बावजूद शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन दिया। भावुक लहजे में उन्होंने कहा कि वो एक घर से क्यों डरते हैं, हम धान मंडी की यादों के सहारे जी रहे हैं। पिछली बार उन्होंने उस घर में आग लगाई थी, अब वो उसे बर्बाद करने में जुट गए हैं। क्या मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर ऐसा अनादर क्यों? मेरी और मेरी बहन की इकलौती याद हमारे परिवार के नरसंहार की ही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे कौन है? मुझे न्याय चाहिए। इमारतें तो गिराई जा सकती हैं, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता।
हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर उनकी हत्या की साजिश रचने का इल्जाम भी लगाया है। 6 फरवरी को भारत का भी रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि शेख मुजीब के घर पर हमले की घटना निंदनीय है, इसकी पुरजोर आलोचना की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का बयान आने के बाद बांग्लादेश सरकार की नींद खुली, लेकिन हिंसा पर नहीं खुली। उनकी नाराजगी शेख हसीना के भाषण पर ज्यादा थी। उन्होंने बांग्लादेश में भारत के एक्टिंग हाई कमिश्नर को समन भेज दिया, विरोध जताया और कहा कि शेख हसीना को किसी भी तरह का भाषण देने से रोका जाए। वैसे हिंसा की घटना पर बांग्लादेश सरकार का पहला स्टेटमेंट 7 फरवरी की सुबह आया। मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने कहा कि हम 5 फरवरी की घटना से चिंतित हैं, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हमने बांग्लादेश के अलग अलग अखबारों को खंगाला, कहीं भी हिंसा में शामिल किसी शख्स की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। अगर सरकार को समस्या स्वीकार करने में 36 घंटे का वक्त लग जाता है तो फिर कैसी जवाबदेही होगी और कैसी कार्रवाई, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश में शेख मुजीब निशाने पर रहते क्यों हैं, और इसके लिए हमें इतिहास में ही चलना पड़ेगा, वही इतिहास जिसे मिटाने की कोशिश हो रही है। शेख मुजीब ने 1960 के दशक में भाषा आंदोलन को लीड किया। बांग्ला लोग चाहे बांग्लादेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, लैंग्वेज उनके लिए एक टची टॉपिक है। जबकि हम बात कर रहे हैं तब तक बांग्लादेश का जन्म नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान का हिस्सा होता था, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। भाषा आंदोलन आगे चलकर अलग देश की मांग में बदल गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीब को गिरफ्तार किया और पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त नरसंहार हुआ। लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया, लाखों की हत्या हुई, कई लाख लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत सरकार ने पाकिस्तान की ज्यादतियों का विरोध किया, पूर्वी पाकिस्तान से जान बचाकर आए लोगों को शरण दी और उन्हें अपने हक की आवाज उठाने के लिए तैयार किया। अंत में मामला लेकिन युद्ध से सुलझा। दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 13 दिनों की लड़ाई हुई, तब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। अंततः पाकिस्तान को सरेंडर भी करना पड़ा। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान किया और नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। आज़ादी के वक्त शेख मुजीब पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बंद थे। उन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी और किसी भी वक्त उनको फांसी पर लटकाया जा सकता था, लेकिन सरेंडर के बाद पाकिस्तान ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। जनवरी 1972 में शेख मुजीब अपने देश लौटे और उन्होंने अपने मुल्क की कमान संभाली। उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश का संविधान बना। शेख मुजीब ने जमाते इस्लामी पर बैन लगाया। इसने आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था, ये एक फैक्ट है। उसके लोग वॉर क्राइम्स में शामिल थे। शेख मुजीब ने वॉर क्राइम के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए एक कानून भी बनवाया था। शेख मुजीब ने आज़ादी के नायक के तौर पर सत्ता संभाली थी, लेकिन उनके लिए अपनी पहचान को बरकरार रखना मुश्किल हो गया था। सरकार भ्रष्टाचार और दूसरे जरूरी मसलों पर विफल साबित हो रही थी। देश भर में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता फैल रही थी। इसने शेख मुजीब को असहज कर दिया। जनवरी 1975 में उन्होंने बांग्लादेश को वन पार्टी स्टेट बनाया और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया। मुजीब खुद राष्ट्रपति हो गए। उन्होंने इसे दूसरी क्रांति का नाम दिया, लेकिन इस क्रांति में लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए बहुत जगह नहीं थी, ये भी एक फैक्ट है। फिर इसके बाद वही हुआ जो होना था। जनता में असंतोष पैदा हुआ। मिलिट्री के एक धड़े ने इसका फायदा उठाया और 15 अगस्त 1975 की सुबह शेख मुजीब और उनके खानदान की हत्या हो गई। इस नरसंहार में शेख मुजीब की बस 2 बेटियां बची, शेख हसीना और शेख रेहाना। दोनों उस वक्त विदेश में थी। बाद में उन्हें हिंदुस्तान में शरण दी गई। शेख मुजीब की हत्या के बाद जनरल ज़ियाउर रहमान सत्ता में आए। उन्होंने शेख मुजीब के फैसलों को पलटना शुरू किया। जमाते इस्लामी पर लगा बैन हटाया, उसके नेताओं को जेल से छोड़ा। ज़ियाउर रहमान ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP। BNP की सरकार में वॉर क्राइम के आरोपियों को बड़े पदों पर बैठाया गया। फिर आया 1996 का साल। शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने कोर्स करेक्शन की कोशिश की, वॉर क्राइम और शेख मुजीब की हत्या के आरोपियों को निशाने पर लिया, सजा दिलवाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनवाई। 2001 के चुनाव में BNP की वापसी हो गई और इसमें शेख हसीना की कोशिशों पर विराम लग गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं था। 2009 में शेख हसीना दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने पुरानी फाइलें फिर से निकलवाईं। फिर जमात इस्लामी पर बैन लगा और जमात के कई नेताओं को वॉर क्राइम्स के लिए सजा सुनाई गई। इसके अलावा हसीना ने शेख मुजीब की लेगेसी को पुष्ट करने की भी कोशिश की। शेख मुजीब की आलोचना को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया और यहीं से एक अति की सीमा की तरफ वो बढ़ने लगी। शेख हसीना की आलोचना ये भी होती है कि उन्होंने लिबरेशन वॉर के बाकी नेताओं को कहानी से गायब कर दिया। उन्होंने आवामी लीग को 1971 का वॉर सिंबल बनाया। अगर कोई उनकी पार्टी की आलोचना करता तो उसे आज़ादी का विरोधी मान लिया जाता। आज़ादी का विरोध मतलब देश का विरोध, और ये पार्टी इज द स्टेट वाला सिस्टम बनाने की कोशिश थी। शेख हसीना को इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल गई। जनवरी 2024 में उन्होंने लगातार
चौथा आम चुनाव जीता, 5वीं दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार 8 महीने भी नहीं चल पाई। जुलाई में रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और अगस्त में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बनी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाया गया। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री सरीखा पद है। यूनुस की कैबिनेट में आवामी लीग के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार को हटाकर एक नई सरकार बनी थी। जिन लोगों को सरकार में जगह मिली उनमें से कई जमात और दूसरे कट्टरपंथी इस्लामिक गुटों के समर्थक थे। इन गुटों को हसीना सरकार ने नियंत्रण में रखा था, लेकिन हसीना के जाते ही खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हो गया। शेख मुजीब की विरासत को खत्म करने का दूसरा पहलू पाकिस्तान से होकर जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान ने उनके नरसंहार करवाया, उसी से लड़कर उन्हें आज़ादी मिली और शेख मुजीब इस लड़ाई के नायक थे। जानकारों का कहना है कि शेख मुजीब की विरासत पाकिस्तान के लिए ही एक दुख तिरग है। उनके अलावा और किसको दिक्कत होगी? उन्हें खत्म किए बिना बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती मुश्किल है। अब तीसरे बिंदु पे आई। शेख हसीना निर्वासन में रहते हुए भी बयान दे रही हैं। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए साख का विषय बन गया है। हालिया हिंसा शेख हसीना के साथ साथ हिंदुस्तान के लिए भी मैसेज है कि पुराना दौर बीत चुका। जिनके साथ आपके रिश्ते थे उनके लिए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं। इसी मैसेजिंग के तहत शेख मुजीब को बांग्लादेश के स्कूल सिलेबस से हटाया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों से तस्वीरें निकाल कर फेंकी जा रही हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और अब उनके घर को भी मलबे में बदल दिया गया। लेकिन क्या घर गिराने से शेख मुजीब का इतिहास मिटेगा? ये सोचना ऐसा ही है जैसा अपनी नाक बंद करने से दुनिया से हवा खत्म हो जाने की कल्पना करना। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा मत। ये बात भी मत भूलिएगा कि आज का एपिसोड लिखा था अभिषेक ने, उसे रिकॉर्ड निवेदिता ने किया और इरशाद ने उनकी मदद की। शुक्रिया। शुभ रात्रि।